Hello student, how are you? As I hope you will be better. Today we are going to discuss the extraction of copper. इसके पिछले वाले वीडियो में लेक्चर 8 में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक का निष्कर्षण बताए थे, उसको कंप्लीट कर लिए। आज जो है लेक्चर नंबर 9 में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? फिर से बता देते हैं, 4 मेटल पढ़ना आपके सिलेबस में है, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। तो जिंक पढ़ा दिए, आज कॉपर पढ़ाएंगे। ओके, उसके बाद एल्युमिनियम पढ़ाएंगे, तब आयरन बता देंगे। उसके बाद इलिंगन डायग्राम है, उसको डिस्कस कर देंगे। उसके बाद हम पी ब्लॉक पढ़ाएंगे। आप समझ गए? इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर तांबा का निष्कर्षण कि तांबा को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, उसी कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ना, अयस्क से, खनिज से कॉपर को कैसे प्राप्त करें, उसमें क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं निष्कर्षण। समझ गए ना? जिस तरह से जिंक का किए उसी तरह से कॉपर का करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कॉपर का सिंबल क्या होता है, बताओ। Cu। कॉपर का सिंबल क्या हुआ? Cu। ओके, लैटिनियम ट्यूपरम से बना है, Cu होना चाहिए। Cu होता है क्या? Cu लैटिनियम ट्यूपरम से बना है। इसके बाद देखिए एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। कॉपर की परमाणु संख्या जानने करते हो 29 होता है, सब 9 कैलकुलेट आप पढ़ेगा। इसके बाद देखिए एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान ना। कॉपर का एटॉमिक मास ये भी आप जानते होंगे, 63.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट या ओके। कॉपर का एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान 63.5 है ना। इसके बाद इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 3p6 3d10 4s1। इसको अरेंज करके लिखे, आप भाव के अनुसार लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना। उसके बाद 4s2 3d9 होगा। क्योंकि ये हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला केस है, लेवल में पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हो गया 4s1 और 3d9 की जगह क्या हो गया 3d10। ये फुल फील्ड हो गया। फुल फील्ड डी और वाइटर इज मोर स्टेबल, इसीलिए d9 बदल गया किसमें? d10 में। s2 बदल गया s1। So this is all about the electronic configuration of copper. Now we have to discuss the position of copper in periodic table. Periodic table में कॉपर का स्थान क्या है? Position in periodic table. PT, P मतलब periodic, T मतलब टेबल, आवर्त सारणी में कॉपर का स्थान। आपको हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कैसे बताएंगे, पोजीशन कैसे निकालेंगे, पीरियोडिक टेबल का स्थान क्या है।
इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि कॉपर जो है पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है। तो पीरियड कैसे निकालेंगे भी हम आपको बता चुके हैं। पीरियड को ज्ञात किया जाता है, पीरियड आवर्त इक्वल टू होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है इसका बताओ तो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 है ना। आगे में जो 4s1 की क्या अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। ये ऊपर में जो लिखा रहता है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को इंडिकेट करता है ना। 3d10 मतलब d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। d सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन है, s सब ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 मतलब हुआ थर्ड ऑर्बिट का, 4 मतलब क्या होगा? फोर्थ ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसको इंडिकेट करता है? पीरियड। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 हुआ, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन क्या है? यह फोर्थ पीरियड में। ओके, पीरियड। उसके बाद देखो ग्रुप इक्वल टू बताया कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया डी ब्लॉक के केस में होता है s प्लस डी। s में है 1 इलेक्ट्रॉन, d में है 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 11, है ना। नया नोमेनक्लेचर के अनुसार ये ग्रुप 11 में है और ओल्ड नोमेनक्लेचर के अनुसार यह 1d में। ओके, यह किस ब्लॉक में है? यह जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, समझ गए बच्चों? जिंक में भी आपको बताए थे, फिर बता देते हैं। देखो ये पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है। कॉपर देखो यहाँ पर है ना। तो कॉपर जो है देखो किस पीरियड में है? 1 2 3 4। तो ये फोर्थ है, तो फोर्थ पीरियड में कॉपर है ना। उसके बाद ग्रुप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 11 में है। नया नोमेनक्लेचर के अनुसार 11 में है, ओल्ड नोमेनक्लेचर के अनुसार 1b में है। कहने का मतलब कॉपर जो है पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियड के 11th ग्रुप में और यह टी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। चूंकि पीरियोडिक टेबल में जितना एलिमेंट है उसको 4 भाग में बांटते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से यहाँ पी ब्लॉक, बीच में हुआ डी ब्लॉक, ये नीचे क्या है? एफ ब्लॉक। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर। एग्जाम में पूछता है कि कॉपर का पीरियोडिक टेबल में स्थान क्या है। आप बोलोगे कि यह पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियड के 11th ग्रुप में है। आप पीरियड कैसे निकालोगे, ग्रुप कैसे निकालोगे, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आप एक्यूरेंस कॉपर कैसे किस रूप में पाया जाता है, इसका डिस्कशन हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखिए आप अक्यूरेंस। एक्यूरेंस मनोवा उपस्थिति, कॉपर की उपस्थिति, है ना। तो चलो बच्चों, ये कॉपर जो है प्रकृति में फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था और कंबाइंड स्टेट मतलब संयुक्त अवस्था, दोनों अवस्था में पाएगा। और संयुक्त अवस्था में इसके ढेर सारे अयस्क हैं। कॉपर पैराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मेलेकाइट, ऑजुराइट, ये सब क्या है? इसके अयस्क हैं जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, कॉपर प्रकृति में फ्री स्टेट मतलब स्वतंत्र अवस्था तथा कॉम्बाइंड स्टेट मतलब संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है।
कंबाइंड स्टेट में इसके मुख्य आयस निम्नलिखित हैं। संयुक्त अवस्था। कंफ्यूज नहीं करना बच्चों, हिंदी बोल देते हैं। फ्री स्टेट की हिंदी हुआ स्वतंत्र अवस्था, कंबाइंड स्टेट की हिंदी हुआ संयुक्त अवस्था में ना मिला। तो देखो इसके ओर्स जो है कॉपर पायराइट CuFeS2। इसी का दूसरा नाम है चैल्कोपायराइट। कॉपर पायराइट्स का दूसरा नाम हुआ चैल्कोपायराइट्स। याद रखिएगा, इसे पूछेगा कि निम्नलिखित में चैल्कोपायराइट्स का फॉर्मूला क्या है? CuFeS2। दूसरा देखो है कॉपर ग्लास Cu2S, है ना। इसी का दूसरा नाम है चैल्कोसाइट। ओके। थर्ड देखिए इसका नाम है क्यूपराइट हुआ Cu2O। इट इज नोन एज क्यूपराइट। उसके बाद देखो है मेलेकाइट। यह हुआ CuCO3 क्यूप्रिक कार्बोनेट एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को कोर्स नेम क्या है बच्चों? मेलाकाइट। एग्जाम में पूछता है कि मेलेकाइट निम्नलिखित में से किसका आयस है? आप कहोगे कॉपर, क्योंकि कॉपरे के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेलेकाइट निम्नलिखित में से किसका आयस है? क्या बोलोगे? कॉपर। इसी में दूसरा ऑब्जेक्टिव आएगा कि मेलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है। याद रखोगे क्यूप्रिक कार्बोनेट एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग मेलेकाइट कहते हैं। इसी में एक है बच्चों एज्यूराइट। इसका फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आगे में 2 लगाना है। 2 CuCO3 सेम है, इसको कहा जाता है एज्यूराइट। ओके। एग्जाम में आएगा कि कॉपर के मुख्य आयस का नाम लिखे या 2S का नाम लिखे, बनाइए। ऑब्जेक्टिव सब आएगा तो उसके लिए सब ये सब जो है इंट्रोडक्शन हुआ कॉपर। अब इसका मेन क्वेश्चन जो आता है एक्सट्रैक्शन, कि कॉपर को आयस से कैसे प्राप्त किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण। तो देखो कॉपर का तो ढेर सारा और हम बताएं, लेकिन कॉपर को मुख्य रूप से कॉपर पायराइट ओर से इसका निष्कर्षण किया जाता है। CuFeS2 से इसका निष्कर्षण किया जाता है। इसके लिए 4-5 स्टेप्स हैं। पहला वही जो पढ़ा चुके हैं, और का कंसंट्रेशन करेंगे, फिर रोस्टिंग करेंगे, फिर स्मेल्टिंग करेंगे, फिर बेसेमराइजेशन करेंगे, फिर रिफाइनिंग करेंगे। ये 5 स्टेप्स हैं। इस 5 स्टेप्स के द्वारा हम क्या करते हैं? कॉपर का निष्कर्षण। अब इसमें जितना भी स्टेप्स हैं सब के बारे में हम पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं। आप पीछे वाला वीडियो को जब तक नहीं पढ़िएगा इसको समझने में आपको कठिनाई। ओके। कॉपर का निष्कर्षण
का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट्स और CuFeS2 से निम्नलिखित चरणों में निम्नलिखित स्टेप्स में किया जाता है। Extraction of copper occurs mainly from copper pyrites CuFeS2, which occurs in following steps. तो फर्स्ट स्टेप है बच्चों तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हिंदी में क्या कहेंगे? अयस्क का सांद्रण। बता चुके हैं सभी, अयस्क का सांद्रण है ना। तो चूंकि हम इसका एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं किससे? कॉपर पैराइट ओर से, CuFeS2 से। ये सल्फाइड ओर है, आपको बताया है कि सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन किससे करते हैं? फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस से, फैन उत्प्लावन विधि से करते हैं। यदि मैग्नेटिक नेचर का होगा तब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से करेंगे, यदि डेंसिटी में अंतर होगा तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से करेंगे। सबको हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो 2-3 लेक्चर में देखिएगा, इसका इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 या 3 में देखिएगा, उसके बारे में बता दें। चूंकि ये सल्फाइड ओर है इसीलिए इसका निष्कर्षण किससे करेंगे बताओ? फैन उत्प्लावन विधि से करेंगे। पहले क्या करेंगे? अयस्क को साफ एवं चूर्ण कर लेंगे। चूंकि धरती के नीचे से जो प्राप्त करेंगे खनिज को, अयस्क को, उसमें गंदगी होगा तो गंदगी को साफ करेंगे, इसीलिए उसको धो देंगे, साफ करेंगे। उसके बाद बड़ा बड़ा जो पत्थर होगा उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बदल देंगे। उसके बाद उसको पीस देंगे तो पाउडर हो जाएगा, महीन हो जाएगा। अब उस पाउडर ओर को क्या करेंगे? फैन उत्प्लावन विधि द्वारा उसका क्या करेंगे? कंसंट्रेशन। समझ में आया? अयस्क को साफ एवं चूर्ण कर फैन उत्प्लावन विधि, फैन फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस अयस्क को साफ एवं चूर्ण कर फैन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सल्फाइड है। अब फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है बता रहे हैं, नॉटिंग ये बस हो गया। वही टैंक में सल्फाइड ओर को ले लेंगे, उसमें पानी मिला देंगे, तारपीन तेल मिला देंगे और एक पाइप के सहारे जो है उसमें हवा का झोंका प्रभावित करेंगे। तो क्या होगा? अयस्क जो है पानी वाइन में घुलता है, जो झाग के साथ ऊपर आ जाएगा, अशुद्धि नीचे बैठ जाएगा। झाग को हटा के सुखा लेंगे, इस प्रकार से अयस्क से अशुद्धियाँ हट जाएगी। इसी क्रिया को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। चूंकि इस टेक्निक का नाम क्या है? फैन उत्प्लावन विधि, फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में देखो पढ़ा चुके हैं। चूंकि ये सल्फाइड ओर है इसीलिए इसका रोस्टिंग करेंगे। कार्बोनेट ओर रहता, हाइड्रेटेड ओर रहता है, इसका कैल्किनेशन करते हैं। चूंकि ये सल्फाइड ओर है इसीलिए इसका रोस्टिंग करेंगे, जलाएंगे। ओके, रोस्टिंग सेकेंड स्टेप। रोस्टिंग का मतलब हुआ जालन, जलाना या भर्जन करना। अब देखो इसमें क्या करते हैं? अयस्क से जो है अशुद्धि हटा दी,
हटाने के बाद उस ओर को कहते हैं कंसंट्रेटेड ओर या सांद्रित ओर। अब इस सांद्रित ओर को क्या करेंगे, भट्टी में हवा की उपस्थिति में जलाएंगे। तो क्या होगा, इसमें 2-3 परिवर्तन है। जितना भी अशुद्धि होगा, अशुद्धि के रूप में सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या ऑक्साइड बन के निकल जाएगा। ओके। दूसरा बात क्या होगा कि कॉपर पायराइट जो है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो, यह बना देगा क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बना देगा। ये क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। ओके। उसके बाद क्या होगा कि क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड जो है हवा के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर बदल जाएगा फेरस ऑक्साइड में और क्यूप्रस ऑक्साइड में। यह इतना काम जो है, यह क्रिया कहलाता है रोस्टिंग। इसको हम कराते हैं किसमें, बात भट्टी में। भट्टी में हम इसको जलाते हैं हवा की उपस्थिति में। अयस्क को हम वायु की उपस्थिति में भट्टी में जलाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। ओके। अब क्या लिखते हैं, अब सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क मतलब कंसंट्रेटेड ओर को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में भट्टी, भट्टी मतलब फर्नेस, फर्नेस में जारक किया जाता है, जारक किया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन होता है, निम्नलिखित परिवर्तन होता है। ओके। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में जो सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ इसको हम जलाएंगे तो निम्नलिखित परिवर्तन होगा। पहला क्या होगा, अयस्क में उपस्थित, इसी का फर्स्ट देखना ए, अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि ऑक्साइड बनकर, इत्यादि ऑक्साइड बनकर बाहर, बाहर निकल जाएगा ना। चूंकि हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, इसी क्रिया को रोस्टिंग कहते हैं बच्चों। तो अशुद्धि के रूप में क्या है, सल्फर, इसको वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा, बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनके नहीं निकल जाएगा। ठीक समझ लीजिए, रोस्टिंग मतलब जलाना, अयस्क को वायु की उपस्थिति में जलाना। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। If the ore contains the impurities like sulfur, phosphorus, arsenic, antimony. Now, when this such ore is heated in presence of air, then sulfur combines with oxygen or sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide, which is an oxide, and it is eliminated from the ores. सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ये निकल जाएगा। अगेन फास्फोरस है, इसको भी हम जो जलाए अशुद्धि के रूप में P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन के क्या होगा, निकल गया। समझ गए ना। और क्या है अशुद्धि के रूप में, आर्सेनिक है, आर्सेनिक As+O2 ट्राइवेलेंट है, H2
O3 H2O3, ओके, आर्सेनिक ऑक्साइड बन के निकल जाएगा। उसी तरह से एंटीमनी है Pb Sb2O3, ये सभी जो है ऑक्साइड बन के क्या होगा, निकल जाएगा। आवाज है, फिर समझ लीजिए, रोस्टिंग का मतलब होता है जलाना। हम जो है अयस्क को जलाए भट्टी में, तो अयस्क में ये सब अशुद्धि है, यह हवा के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर ऑक्साइड बनाया। यह ऑक्साइड गैस है, और ये गैस क्या है, इसलिए यह गैस क्या है, भट्टी से ऊपर में जो है, ऊपर में जो होल बना रहता है, छेद रहता है, छेद के लिए सब गैस क्या होता है। एक परिवर्तन ये हुआ वेस्ट में। इसके बाद दूसरा परिवर्तन देखो क्या होगा कि कॉपर पायराइट जो है CuFeS2 यह ऑक्सीकृत होकर फेरस सल्फाइड और कुप्रस सल्फाइड बनाता है। कॉपर पायराइट ऑक्सीकृत होकर फेरस सल्फाइड FeS फेरस सल्फाइड तथा क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S बनाता है। इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कॉपर पायराइट हुआ CuFeS2, इसको वायु की उपस्थिति में जला ही रहे, रोस्टिंग करना हमने, जलाना। तो ये क्या बनाया, फेरस सल्फाइड, आयरन का वैलेंसी 2 3 है ना, इसका भी 2 इसका भी 2 कैंसिल हो गया, फेरस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S, और क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गया। ओके, बैलेंस कर दिए, आयरन भी हो गया, सल्फर हो गया कितना, 2 2 4, यहाँ भी सल्फर 2 3 4, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है ना। यानी कॉपर पायराइट जो है जलने के बाद ये क्या बना दिया, फेरस सल्फाइड FeS, और क्या बना दिया, क्यूप्रस सल्फाइड बना दिया। और क्या परिवर्तन हो रहा है बच्चों इसमें, ये फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग ऑक्सीकृत होकर फेरस ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। ये 3 परिवर्तन इसमें, फेरस सल्फाइड FeS तथा क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S, कॉपर वैलेंसी 1 और 2 दोनों होता है, तो 1 है, ये 1 इसमें गया, सल्फर वैलेंसी तो इसमें आया, क्या हो गया Cu2S, फेरस सल्फाइड तथा क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग, ध्यान दीजिएगा, सब ना, कुछ भाग ऑक्सीकृत होकर है ना, फेरस ऑक्साइड FeO, फेरस ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O ऑक्सीकृत होकर FeO CO2 में परिवर्तित हो जाता है।
ना हो जाता है। देखो ये जो है तुम्हारा फेरस सल्फाइड, चूंकि रोस्टिंग करा रहे हैं हवा को उपस्थिति नहीं ना कराएंगे, ये क्या बना देगा, ऑक्सीडाइज होके बना देगा फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनके निकल जाएगा। ओके, गैस बनके क्या होगा, निकल जाएगा। ओके, समझ गए। ये फेरस हो चुकी, जला ही रहे हैं पहले, ये समझ लीजिए। और क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड, ये भी क्या बना दिया, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस SO2 3 4 2 सल्फर 2। फिर समझिए इसमें देखो रोस्टिंग में क्या क्या चीज हुआ, 3 काम हुआ। पहला काम क्या हुआ कि इसमें जो अशुद्धि के रूप में है सल्फर, फास्फोरस, आर्सेन, एंटीमनी, यह सभी वायु के साथ ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लिया, ऑक्साइड गैस बना लिया। सल्फर डाइऑक्साइड PTO5 बनाया, सब ऑक्साइड गैस हुआ और गैस बन के क्या हुआ, भट्टी के ऊपर में जो मुंह है उससे निकल गया गैस बन। दूसरा काम क्या हुआ कि कॉपर पैराइड जो है यह हवा के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर बदल गया फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड, है ना। दूसरा काम हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गया। और तीसरा काम क्या हुआ कि ये फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड ये ऑक्सीजन के साथ हवा में जला रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या ऑक्सीडाइज कर गया और यह बदल गया किसमें, फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। यहाँ तक कितना क्या स्टेप हुआ बच्चों, इस सेकेंड स्टेप यहाँ तक उतारो, तब आगे बढ़ते हैं। ओके, दो स्टेप पढ़ा दिए बच्चों। पहला बताया कंसंट्रेशन ऑफ ओर और दूसरा क्या बताया, रोस्टिंग। अब तीसरा स्टेप है स्मेल्टिंग। तीसरा स्टेप क्या है तुम्हारा, स्मेल्टिंग, प्रगलन। इसमें क्या करते हैं, देखो जारित अयस्क, दूसरा स्टेप में जो हुआ ओर को जलाए, उस ओर को क्या कहेंगे, रोस्टेड ओर। अब जारित अयस्क को क्या करते हैं, कोक तथा सिलिका के साथ मिश्रित कर बात भट्टी में गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तब क्या क्या परिवर्तन होता है, तब उसमें परिवर्तन क्या होता है कि फेरस सल्फाइड जो है क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है। दूसरा काम क्या होता है कि अधिकांश फेरस सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और फिर फेरस ऑक्साइड जो है सिलिका के साथ सहयोग करके स्लैग बनाता है, FeSiO3 फेरस सिलिकेट बनाता है, स्लैग बनाता है, जो क्या होता है भट्टी में मेटल के ऊपर तैरता है। स्लैग हल्का होता है, उसके ऊपर क्या होता है, मेटल के ऊपर तैरता है, जिसको क्या करेंगे, तैरता जो है उसको भट्टी से बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से अधिकांश आयरन क्या होता है, अयस्क से बाहर हो जाता है और जो शेष बच जाता है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड भट्टी के नीचे पेंदी पर क्या होता है, बैठ जाता है। इतना क्रिया क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग। बताते हैं, इसके बाद फिर समझा देंगे। जारित अयस्क को तथा सिलिका वालू हुआ SiO2 सिलिका के साथ मिश्रित कर
के साथ मिश्रित कर वात भट्ठी में, वात भट्ठी ब्लास्ट फर्नेस कर वात भट्ठी में गर्म हवा का झोंका, गर्म हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है ना। वात भट्ठी में मिश्रित कर वात भट्ठी में गर्म हवा का झोंका क्या करते हैं, प्रवाहित किया जाता है। ओके, इसमें मतलब वात भट्ठी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। क्या क्या होता है, तो देखो वो जो है फेरस सल्फाइड जो बच गया था, फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड जो है रोस्टिंग प्रोसेस में बच गया, उसका कुछ भाग ही ना ऑक्सीडाइज किया। फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग ही ऑक्सीडाइज किया रोस्टिंग में। अब स्मेल्टिंग में क्या करते हैं कि जो फेरस ऑक्साइड बच गया वह क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बना दिया गया फेरस ऑक्साइड प्लस क्यूप्रस सल्फाइड ना। इसीलिए कि आयरन को जो है ऑक्सीजन के प्रति अधिक एफिनिटी है, किससे, कॉपर से। आयरन को ऑक्सीजन के प्रति अधिक एफिनिटी है, अधिक लगाव है, किससे, कॉपर से। इसीलिए जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ कराते हैं, यह बनाता है फेरस ऑक्साइड और यह क्यूप्रस ऑक्साइड बदल जाता है किसमें, क्यूप्रस सल्फाइड। क्यों बदलता है समझा, फिर समझ लो कि आयरन को ऑक्सीजन के प्रति अधिक एफिनिटी है, अधिक लगाव है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। इसीलिए फेरस सल्फाइड बदल गया किसमें, फेरस ऑक्साइड में, और क्यूप्रस ऑक्साइड बदल गया किसमें, क्यूप्रस सल्फाइड। ओके, यह सब स्मेल्टिंग में हो रहा है, वात भट्ठी में हो रहा है। अब क्या होता है कि अधिकांश फेरस सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ओके, ये FeS जो है गर्म हवा का झोंका प्रवाहित कर ही रहे हैं, यह बदल जाता है किसमें, फेरस ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो गैस बन के क्या हुआ, निकल गया। ओके, अब ये जो है फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ सहयोग करके क्या बनाता है, एक स्लग बनाता है जिसको कहते हैं फेरस सिलिकेट। अब क्या होता है कि फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ संयोग कर फेरस सिलिकेट FeSiO3 फेरस ऑक्साइड सिलिका SiO2 के साथ संयोग कर फेरस सिलिकेट बनाता है
बनाता है जो मेटल के ऊपर स्लैग के रूप में तैरता है। क्योंकि स्लैग जो है ना वह हल्का होता है। स्लैग क्या होता है? हल्का होता है। यह मॉल्टन मेटल के ऊपर क्या करेगा? तैरेगा ना। मॉल्टन मेटल के ऊपर क्या करता है? तैरता है। देखो ये जो है FeO, ये जो FeO बना, यह सिलिका के साथ, सिलिका बालू SiO2 के साथ संयोग करके क्या बनाया? फेरस सिलिकेट FeSiO3। नाम लिख लीजिए, फेरस सिलिकेट। यह तुम्हारा किसका काम किया? स्लैग। स्लैग हल्का होता है जिसके कारण यह मेटल के ऊपर क्या करता है? तैरता है। मेटल के ऊपर यह क्या करता है? तैरता है। धातुमय स्लैग तैरता है। इस प्रकार क्या होता है कि अधिकांश आयरन, अब मेटल के ऊपर जो तैरेगा हल्का होने के कारण तैरता है, तो उसको क्या करेंगे? भट्टी के नीचे एक होल रहता है, होल का जो है ढक्कन खोल लेंगे तो यह स्लैग क्या होगा? भट्टी से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से अधिकांश आयरन, अयस्क में उपस्थित अधिकांश आयरन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इस प्रकार स्लैग को भट्टी से बाहर निकाल लिया जाता है ना। अतः अधिकांश आयरन क्या होता है? भट्टी से बाहर हो जाता है ना। ये जो है आयरन जो है वो भट्टी से क्या हो गया? बताओ, बाहर हो गया। ओके, अब देखो यह तो स्लैग के रूप में बाहर हो गया। अब क्या होता है कि क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड है ना। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड क्या होता है कि भट्टी के नीचे फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड मिश्रित होकर भट्टी के नीचे पेंदी पर क्या होता है? बैठ जाता है ना। शेष फेरस सल्फाइड तथा क्यूप्रस सल्फाइड भट्टी के पेंदी पर क्या होता है? बैठ जाता है, जिसे मैट कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? मैट कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड क्या होता है? भट्टी के नीचे पेंदी पर बैठ जाता है। इस मिश्रण को ही हम लोग मैट कहते हैं। फिर समझ लीजिए स्मेल्टिंग में क्या है? अयस्क का जो रोस्टिंग के बाद जो अयस्क प्राप्त हुआ उसको रोस्टेड और कहेंगे, जारित अयस्क। अब जारित अयस्क में हम क्या किए? कोयला मिला दिए, कोक मिला दिए, सिलिका मिला दिए, बालू मिला दिए, मिलाकर उसको ब्लास्ट फर्नेस में तेज हवा के झोंके में गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है कि ये फेरस सल्फाइड जो है क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ संयोग करके बना लेता है फेरस ऑक्साइड। एक काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ? जो शेष फेरस सल्फाइड है वह हवा के साथ ऑक्सीडाइज करके बना लिया क्या? फेरस ऑक्साइड।
तीसरा काम क्या हुआ, फेरस ऑक्साइड जो है सिलिका के साथ सहयोग करके फेरस सिलिकेट बनाया। ये सिलिकेट जो है स्लैग का काम किया, जो मेटल के ऊपर हल्का होने के कारण तैरता है। और तैरने के कारण क्या करेंगे कि भट्टी के नीचे पेंदी से थोड़ा ऊपर एक होल होता है, होल से हम क्या करेंगे, होल का ढक्कन खोल लेंगे तो ये स्लैग जो है जिसको धातु मल कहते हैं वह बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा कि अधिकांश आयरन भट्टी से अयस्क से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से अधिकांश आयरन अयस्क से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब जो शेष फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड बचा वह भट्टी के नीचे पेंदी पर क्या होता है, बैठ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट कहते हैं। ओके, यहाँ तक उतारो बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट कहते हैं। ओके, जिसे मैट कहते हैं। मैट कहते हैं, उतार लिया, जिसे मैट कहते हैं, MATT। यहाँ तक उतार लिया। यहाँ तक जो है तीसरा स्टेप हुआ मैट, MATTE, मैट, जिसे मैट कहा जाता है। यहाँ तक उतार लिया। अब देखो चौथा स्टेप जो होता है यह कहलाता है बेसेमेराइजेशन। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं जनरल प्रोसेस में। फोर्थ स्टेप देखिए, बेसेमेराइजेशन। बेसेमेराइजेशन, बेसेमरीकरण। अब देखो आयरन तो निकल गया स्लैग के रूप में। अब क्या हुआ, जारण और प्रगलन, माने रोस्टिंग और स्मेल्टिंग के फलस्वरूप प्राप्त अयस्क में मुख्यतः क्यूप्रस सल्फाइड रहता है। ओके, उसको हम क्या करते हैं, बेसेमर कन्वर्टर में हवा के तेज झोंके में उसको अभिक्रिया कराते हैं। तो वह क्यूप्रस सल्फाइड जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बना देगा। और यह क्यूप्रस ऑक्साइड शेष क्यूप्रस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बना लेगा, कॉपर। उस कॉपर को हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, हिंदी में कहते हैं फफोलेदार कॉपर, जिसमें कॉपर की मात्रा कितना रहती है, 98%। ओके, जारण एवं प्रगलन के फलस्वरूप प्राप्त अवशेष में मुख्यतः क्यूप्रस सल्फाइड पाया जाता है, जिसे बेसेमर कन्वर्टर, बेसेमर परिवर्तक में रखकर तेज हवा के झोंके में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। बेसेमर परिवर्तक क्या है आपको बता चुके हैं बच्चों। ये स्टील का एक बॉडी होता है, उसके बगल से जो है
एयर पास करने का सिस्टम रहता है, उसमें हवा का तेज झोंका प्रवाहित करते हैं। तो ये जो अवशेष है इसमें मुख्य रूप से क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड। यह क्यूप्रस सल्फाइड क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हवा का झोंका प्रवाहित कर रहे हैं, क्या होता है कि यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बना देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना। ये क्या बना देता है, ये जो है तुम्हारा क्यूप्रस सल्फाइड। तेज हवा के झोंका प्रवाहित कर रहे हैं तो ये क्या बना देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। ओके, सल्फर आया। अब यह क्यूप्रस ऑक्साइड क्या करता है, शेष क्यूप्रस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बना देता है, कॉपर बना देता है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। 2 3 4 2 6 1 बैलेंस है ना। फिर समझिए, ये जारण और प्रगलन के फलस्वरूप जो अवशेष प्राप्त हुआ उसमें मुख्य रूप से क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड। इस क्यूप्रस सल्फाइड को बेसेमर परिवर्तक एक बर्तन है, उस बर्तन में रखकर तेज हवा का झोंका प्रवाहित किए, उसमें गर्म किया। यह क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सीडाइज होकर बनाया क्यूप्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनके निकल गया यह सल्फर, और जो कुछ शेष क्यूप्रस सल्फाइड बच गया वह क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बना देता है, कॉपर बना देता है। इस प्रकार जो कॉपर प्राप्त होता है उस कॉपर को हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, है ना। जो क्या रहता है 98% इसमें कॉपर रहता है और 2% क्या रहता है, अशुद्धि रहता है। ओके, इस प्रकार प्राप्त कॉपर को फफोलेदार तांबा, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है, जिसमें 98% कॉपर तथा 2% अशुद्धियाँ रहती हैं, 2% अशुद्धियाँ रहती है। यहाँ तक का स्टेप क्या करना है बच्चों, बेसेमराइजेशन। चूंकि यह अभिक्रिया बेसेमर में होती है, उस बर्तन का नाम है बेसेमर कन्वर्टर, हिंदी में बेसेमर परिवर्तक। एक बर्तन है, पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में, देखिएगा लेक्चर नंबर 7 में बेसेमर परिवर्तक के बारे में बताया है। यह जो स्टील का एक बॉडी है उसमें हम मेटल को, मॉल्टन मेटल को रखते हैं और तेज हवा का झोंका प्रवाहित कराते हैं। तो ये क्यूप्रस सल्फाइड प्रोसेस बचा है, वह ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर बनाया क्यूप्रस ऑक्साइड। यह क्यूप्रस ऑक्साइड शेष जो बच गया क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीकृत कर बना देता है ना, उसको बना देता है किसमें, कॉपर। इस प्रकार जो कॉपर प्राप्त होता है वह फफोलेदार कॉपर होता है, जिसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। इसमें 98% कॉपर रहता है, लेकिन अभी भी अशुद्धि के रूप में ये 2% पाया जाता है। तो लास्ट में इसमें क्या करेंगे बच्चों बताओ, इसका रिफाइनिंग करेंगे कि नहीं। जो थोड़ा बहुत अशुद्धि रह गया उस अशुद्धि को भी तो हमको हटाना है, तो हम इसका क्या करेंगे लास्ट में बोलो, रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग करने का तो बहुत सारा तरीका बता चुके हैं ना। तो 5वां स्टेप जो है रिफाइनिंग, शुद्धिकरण। चूंकि 2% अशुद्धि है उसको हटाना है ना। तो इसका अशुद्धिकरण कैसे करेंगे,
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, बता ही चुके हैं। अशुद्ध कॉपर से बनाएंगे एनोड, शुद्ध कॉपर से बनाएंगे कैथोड, उसको कॉपर सल्फेट में डुबा देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, है ना, और Cu++ सॉल्यूशन में जाएगा। जो Cu++ इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैथोड पर आके जमा हो जाएगा। इस प्रकार जो कॉपर प्राप्त होगा वह 99.9% शुद्ध। अब ये टेक्निक जो है वो लिखा दी है, अब उतना लिखेंगे तो क्या होगा, एक्सट्रैक्शन बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ नाम दे देते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग विद्युत शोधन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने पर शुद्ध कॉपर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने पर कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है, जो 99.9% शुद्ध रहता है। इस प्रकार से हम क्या किए, कॉपर का निष्कर्षण किए। अब देखो इसको भी लिखने लगेंगे, लंबा हो जाएगा। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस को लिखने लेंगे और लंबा हो जाएगा, इसीलिए वहाँ सिर्फ नाम लिख दिए और यहाँ भी क्या किए, नाम। समझ गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कॉपर पायराइट से शुद्ध कॉपर प्राप्त करते हैं। आया बच्चों समझ में। इसमें 5 स्टेप है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना। कहेगा कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम लिखें एवं कॉपर पायराइट से कॉपर का निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, है ना। तो इसमें क्या लिखोगे बच्चों, पहले कॉपर के 2 अयस्क 3 अयस्क का नाम लिख दोगे, उसके बाद एक्सट्रैक्शन पर चले आओगे निष्कर्षण में। इसमें 5 स्टेप बताए हैं। पहले करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ मोल, दूसरा बताए हैं रोस्टिंग करेंगे, तीसरा क्या करेंगे उसका स्मेल्टिंग करेंगे, चौथा क्या करेंगे डेसिमराइजेशन करेंगे, पांचवा क्या करेंगे रिफाइनिंग करेंगे। तो शुद्ध कॉपर क्या होगा, कैथोड पर जमा हो जाएगा। अब यह रिफाइनिंग क्या है, लेक्चर 7 आप देख लीजिएगा, उतना लिखेंगे तो और लंबा हो जाएगा। चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो कितना लिखेंगे, 2 पेज लिखेंगे, 1 पेज इधर 1 पेज इधर, 2 पेज 2.5 पेज लिखेंगे। बहुत लंबा लिखने लगेंगे तो क्या होगा, इसी में सब टाइम चला जाएगा। इसीलिए टाइम को देखते हुए उस हिसाब से आंसर देते हैं। इसका जो टेक्निक है जानबे करते हो, रिफाइनिंग करते हैं, अशुद्ध कॉपर से एनोड बनाएंगे और शुद्ध कॉपर से इम्प्योर कॉपर से एनोड बनाएंगे, प्योर कॉपर से कैथोड बनाएंगे। दोनों इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो प्योर कॉपर जो है कैथोड पर जमा हो जाएगा। इस प्रकार वह क्या होगा 99% शुद्ध। यही क्वेश्चन है बच्चों। आज जो है हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर कंप्लीट करेंगे। कल जो बताए थे हम, इसके पिछले वाला वीडियो में जो बताए थे, यानी लेक्चर नंबर 8, उसमें बताए थे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। आज क्या बता रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। 4 मेटल पढ़ना है, 2 पढ़ा दिए। अब क्या बचा है, एल्युमिनियम और आयरन, ये दोनों पढ़ा देंगे। तब हम आएंगे कहाँ पर, थैंक्स।